यहाँ सामने से डालना है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से जब हम लाइट डालेंगे ए बी फेस पे और नॉर्मल डालेंगे, ए बी फेस के नॉर्मल डालेंगे, तो सबको पता है कि अगर लाइट किसी भी सरफेस पर नॉर्मल गई तो कैसे जाती है बताइए, नॉर्मल गई और रिफ्रैक्शन है, इधर कांच है, तो कैसे जाएगी, सीधे चली जाएगी, पता ही है तुमको, तो सीधे चली जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ आ गई, यहाँ पर आके अब कहाँ जाएगी ये देखने के लिए हम नॉर्मल बना रहे हैं। तो आपको याद होगा कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री कुछ है, याद है ना, मैंने बताया था लिख के, क्राउन ग्लास 38 और फ्लिंट ग्लास 41 क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास का कम है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ध्यान दे इधर, थोड़ा सभी लोग ध्यान दे, तो ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा 45। फिर से देख लिया हमने इसको, 45 कैसे निकाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल कितने का एंगल बनाती है, नॉर्मल सरफेस पे कितना बनाती है 90, यानी ये एंगल और ये एंगल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके 90 है, तो ये 45 होगा। ओके, अब बताइए ये लाइट जो आ रही है वो 45 के एंगल से आ रही है, क्योंकि क्रिटिकल से ज्यादा है, तो लाइट इधर निकल नहीं सकती है, लाइट निकलेगी तब जब क्रिटिकल एंगल से कम रहता, तो लाइट इधर टी आई आर हो जाएगा और लाइट यहां मुड़ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब 45 से ही हो जाएगी। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितना आई इक्वल टू उतना ही आर, समझ में आ गया यहाँ क्यों मुड़ेगी, और फिर ये नॉर्मल है तो फिर ये सीधे निकल जाएगा, नॉर्मल में सीधे। तो आप देख सकते हो कि लाइट को हमने यहां से डाला तो लाइट 90 से मुड़ गई, लाइट 90 से मुड़ गई, तो इसका इस्तेमाल हम लोग बच्चों पेरिस्कोप बनाने में करते हैं। पेरिस्कोप आप जानते होंगे, पेरिस्कोप क्या होता है, उसमें लगा होता है पनडुब्बी में, सबमरीन में, यह सबमरीन के अंदर लगा रहता है, यहां पर वो रख देंगे प्रिज्म ऐसा, और यहां से कोई ऑब्जर्वर, यहां कोई ये इतना जहाज के बाहर निकला रहता है पानी में, पनडुब्बी नीचे डूबी रहती है, और उसको बाहर देखना है तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि बाहर निकलेगा कोई दुश्मन मार दिया उसको तो रिस्क नहीं लेगा, तो एक तो सब पाइप जैसा निकालेगा, वो दिखेगा नहीं समुद्र में, तो ऐसे निकालेगा यहाँ से। मान लो यहाँ कोई दूसरा दुश्मन जहाज है, तुम देखिए होगा पिक्चर वगैरह गाजी अटैक तो दिखाएंगे, तो यहाँ से ये आएगा लाइट इससे चल के, फिर यहाँ से 90 डिग्री मोड़ देगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये 90 मोड़ देगा, यहाँ आएगा, और यहाँ जो बैठा है सबमरीन में वो देख लेगा कि वह जहाज है नहीं है, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप बहुत यूजफुल चीज है। तो इस तरह से हम लोग लाइट को 90 डिग्री से मोड़ सकते हैं टीआईआर यूज करके प्रिज्म में। तो ये पहला इस्तेमाल हो गया प्रिज्म का, क्या इस्तेमाल हो गया, टू डेविएट लाइट बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री लाइट को हम डेविएट कर सकते हैं टीआईआर इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहां पर लिख लो इस बात को, क्या लिखेंगे कि when light incident on when light incident normal to the AB or BC faces, then it bend by 90 degree due to TIR, TIR हुआ यहाँ पर इसी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। इट इज यूज इन, ये यूजफुल है इन पेरिस्कोप, ये पेरिस्कोप में बच्चों यूज होता है, ठीक है। चलिए पेरिस्कोप तो आप जान ही गए होंगे क्या होता है। दूसरा, लाइट को 180 डिग्री से भी मोड़ा जा सकता है, दूसरा इस्तेमाल, दूसरा प्रिज्म का इस्तेमाल, टू डेविएट लाइट बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री, ध्यान देंगे। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, तो अब देखेंगे बच्चों क्या करना है आपको, एक प्रिज्म लेना है, वही वाला वाइट आइसोसेलेस प्रिज्म, और अब लाइट इसके बेस पर इंसिडेंट करना है, बेस वाला जो फेस है ना, बेस समझता है ना, ऐसे प्रिज्म होता है, तो निचला भाग पे ऐसे डालना है, नीचे से निचला भाग पे जो रेक्टेंगल है उस पे डालेंगे, इसमें किधर डाले थे हम लोग, इसमें सामने वाले रेक्टेंगल पे, तो AC पर डालना हम लोग लाइट, AC पर हम लोग लाइट डालेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान दे जाओ। तो अब हम इस पे नॉर्मल लाइट डालेंगे, देखो ऐसे, यहाँ नॉर्मल है तो सीधे घुस जाएगा, नॉर्मल है तो घुसने दो, टेंशन मत लो। फिर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
और ये एंगल 45 होगा बच्चों। क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45, ये 45 मिला के 90। तो फिर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो लाइट यहाँ फिर से बाहर नहीं निकलेगी। आपको समझ रहा है ना, जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है लाइट बाहर नहीं निकलती है, तो वो 45 से ही मुड़ेगी, तो नीचे आएगी यहाँ पे। फिर यहाँ परपेंडिकुलर बनाएंगे और फिर ये 45 हो जाएगा और फिर ये 45 से मुड़ेगी यहाँ पे और फिर ये परपेंडिकुलर हो गई तो ऐसे चली गई। अब देखो लाइट पूरा 180 डिग्री मुड़ गया, ऐसे गया और लौट के पलट गया। क्या बात है, यानी प्रिज्म की मदद से हमने लाइट को 180 डिग्री पलट लिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल बाइनोकुलर्स में करते हैं। बाइनोकुलर जानते हो? बाइनोकुलर यानी क्या होता है बच्चों बताओ? दूरबीन। दूरबीन जानते होगे, मैच वैच देखने के लिए उसमें करते हैं हम लोग इस्तेमाल। ठीक है, दूरबीन में प्रिज्म लगाएंगे तो ऐसा दिखाई देता है। चलिए तुम देख सकते हो कि TIR की मदद से हम लाइट को 90 डिग्री मोड़ सकते हैं, लाइट को 180 डिग्री मोड़ सकते हैं। लिख लो यहाँ पर भी, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन फेस AC नॉर्मल टू द फेस AC, व्हेन लाइट इंसिडेंट normal to the face AC, then it bend by 180 due to TIR। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, तो अगला इस्तेमाल है प्रिज्म के मदद से आप इरेक्ट इमेज बना सकते हो। इमेज समझता है, इमेज तो समझता है ऑब्जेक्ट का होता है। इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा इमेज। ये बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा इमेज कॉन्केव मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, बट हमने लिखा एक बात, विदाउट डेविएशन। देखो कॉन्केव कॉन्वेक्स में आपने देखा होगा, ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट यहां रखे तो इमेज इससे ऊपर या नीचे आ जाता है, लेवल में नहीं बनता, सामने में। सीधा इमेज ऑफ सेम साइज बनेगा, ऑफ सेम साइज। देखिए कैसे बनेगा, इस केस में आपको किसी भी फेस पे नॉर्मल लाइट नहीं डालना है। देखेंगे इस केस में बच्चों आपको प्रिज्म पे नॉर्मल लाइट नहीं डालना है। नॉर्मल समझता है ना, परपेंडिकुलर, थोड़ा चौड़ा प्रिज्म बनाएगा ऐसे। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इससे लाइट चली, देखेंगे बच्चों इससे लाइट चली, यहां पर देखिए ऐसे जा रही है। अब ये सीधे नहीं घुस सकता। क्यों नहीं सीधे घुस सकता? क्योंकि ये फेस पे परपेंडिकुलर नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये रेयर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ के आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ के यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये TIR होगा, यहाँ पर 45 के एंगल से आता है, याद है ना? ये 45 का एंगल होता है, 90 90 45, ये 45 का एंगल है, तो TIR होगा और ये चला जाएगा पलट के यहाँ पे। और फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर 45 का एंगल नहीं होगा, क्योंकि तुम नॉर्मल बनाओगे ऐसे, ये 45 का एंगल नहीं है, तो TIR नहीं होगा, बाहर निकलेगा, डेंसर से रेयर जा रहा है, बाहर ऐसे निकल गया। ठीक है, समझ में आया ये? अब दूसरा लाइट यहाँ बेस से ले लो, यहाँ फिर आया, ये भी रेयर से डेंसर आ रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, यहाँ आ गया मान लो। फिर यहाँ पर TIR होगा आपका, तो यहाँ चला गया और यहाँ से ऐसे बाहर निकल गया। तो ये देखो यहाँ पर इमेज बन गया। क्या दिख रहा है तुमको? AB ऑब्जेक्ट है, इमेज भी AB है, A', सॉरी, और सेम लेवल पे है। थोड़ा मेरा ज्यादा मोटा हो गया, आप कम कर लेना। सेम लेवल पे, समझता है बच्चों? सेम लेवल का मतलब एकदम सामने सामने, विदाउट डेविएशन, ऊपर नीचे नहीं गया। जैसे मिरर में देखो ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे हो जाता है, तो ये सेम लेवल पे बन रहा है और भी सेम साइज का। तो ये 3 इमेज है, 3 कंडीशन है जो आप प्रिज्म में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप नोट कर लीजिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर। देखिए बच्चों, अगला है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। देखो ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, फाइबर यानी धागा, एक ऐसा धागा जिससे लाइट जाती है। आपने ये देखा होगा, आपके घर में ऐसा एक फाउंटेन जैसा डिजाइन मिलता है मेले में, और उसके नीचे लाइट रहता है, बुड्ढी के बाल को क्यों बोलता है उसको, और ऐसा व्हाइट 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 ऐसे तार तार निकले रहते हैं, देखे होंगे। और लाइट जब जलता है तो वो व्हाइट वाले से तार से चल के लाइट आता है, देखे होंगे, देखे होंगे कभी आपने ऐसा देखा होगा फाउंटेन। देखे, आपको बना के दिखाते हैं, ऐसा डिजाइन रहता है, ऐसे 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 निकले रहते हैं बहुत सारे, और यहाँ लाइट रहता है, और जब ये लाइट चलता है तो ये ग्लो करते हैं ये पूरे। तो वो जो प्लास्टिक का आपको व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट दिखा है वो ऑप्टिकल फाइबर है।
और क्या हो रहा है, यहाँ का लाइट चल के इस प्लास्टिक से यहाँ तक आता है। तुम देखोगे यहाँ पर हाथ लगाओगे तो लाइट निकलेगा ऐसे बूंदे जैसे। ठीक है, आपने कभी ऐसा देखा है? दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऐसा प्लास्टिक का केबल रहता है, कांच जैसा दिखता है, लगता है कांच से बना है, बट वो कांच का नहीं होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा केबल है जिसके मदद से आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। यानी देखो हमारा जो केबल है बच्चों, हमारा जो केबल होता है नॉर्मल, ये जो घरों में लगा है, इससे आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है। अगर हम इसमें लाइट डाल दे तो जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन ऑप्टिकल केबल में इलेक्ट्रिक नहीं जाएगा क्योंकि उसमें तार है नहीं, कॉपर वॉपर नहीं है, कांच का प्लास्टिक का होता है। इसमें से लाइट जाएगा। आपको पता हो तो कुछ दिन पहले गड्ढे खोद के यहाँ रिलायंस कंपनी वालों ने भी ऑप्टिकल केबल डाला था, मोटी सी प्लास्टिक के अंदर पैक, बोल रहे थे कि इंटरनेट के लिए डाल रहे हैं। ध्यान दिया क्या किसी ने? तो ऑप्टिकल फाइबर डाल रही थी जमीनों से ऐसे। तो ऑप्टिकल फाइबर सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे तेज। क्यों? क्योंकि लाइट से फास्ट दुनिया में कुछ नहीं चलता है, तुमको ही पता है। तो सबसे तेज चलने का तरीका है, तो इससे इंटरनेट वगैरह चलेगा या कम्युनिकेशन होगा तो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, या इसका हम एक इस्तेमाल बताते हैं, इंडोस्कोपी। किसी का इंडोस्कोपी हुआ है क्या? पेट का मुंह खोल के ऐसा डालते हैं पाइप टाइप का एक, और पेट में फिर वो देखते हैं और वो इमेज आपको बाहर दिखता है। कैसे भाई? पेट का चीज कैसे दिख रहा? तो क्या करता है, ये इसी की मदद से देखता है। ऑप्टिकल फाइबर रहता है, सामने में कैमरा रहता है और एक छोटा सा टॉर्च रहता है। ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या हो गया? तो ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस हो गया, द डिवाइस। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या हो गया? एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से आप सिग्नल समझता है आपका, इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, लाइट सिग्नल हो गया, बहुत सारे सिग्नल होते हैं। तो जिसके मदद से आप सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, लेकिन लाइट के रूप में हो जाएगा। और नेग्लिजिबल लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर लॉस ऑफ इंटेंसिटी नहीं होता है। आपको हम बताए थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट का इंटेंसिटी लॉस नहीं होता है, जितना लाइट गया उतना ही वापस आ जाएगा। टोटल रिफ्लेक्शन, समझ रहा है ना, पूरा वापस आना। लेकिन अगर दीवार पर आप लाइट डालते हो तो इससे नॉर्मल रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल है, उसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी होती है। लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखें। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक, अब देखो ध्यान से, पेपर में आता है प्रिंसिपल, बताइए ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, दैट इज, जिसका ये मतलब है उसके बाद आप डिफिनेशन लिख सकते हो TIR का। व्हेन लाइट passes from denser to rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle, then light reflect back, तब लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, ये TIR का हमने डेफिनेशन लिख दिया। अब इसका कंस्ट्रक्शन आता है पेपर में। कंस्ट्रक्शन क्या है? तो कंस्ट्रक्शन में इट हैज 3 पार्ट्स। ध्यान देंगे बच्चों, इधर इसमें 3 पार्ट्स होता है। बीच वाले को बोलते हैं कोर, और बाहर वाले को बोलते हैं क्लेडिंग, और उसके बाहर प्रोटेक्शन के लिए रहता है प्लास्टिक जैकेट। समझना बच्चों, कोर क्या होता है? तो कोर ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर से रेयरर। जरूरी है ना, तभी ना TIR होगा। तो हम जानबूझ के इसको डेंसर बनाएंगे और इसको रेयरर बनाएंगे, और थोड़ा सा अंतर रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ज्यादा रखोगे तो I और R ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो मान लो ये 1.5 है तो ऊपर वाला 1.4 का बना देंगे। ऐसा मटेरियल बनाएंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 तो उसका 1.4 हो, 1.42 हो, कम हो, थोड़ा सा कम हो। यहाँ लिखा भी है देखो, कोर का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लेडिंग का लो, ताकि लाइट जब इससे गुजरे तो उसको ऐसा महसूस हो कि लाइट डेंसर से रेयर जा रही, तभी ना TIR होगा। अब प्लास्टिक जैकेट क्यों लगाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, अंदर वाला डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका काम कैसे करता है? तो लाइट को हम लोग कोर में डालते हैं और एक ऐसा एंगल पे डालते हैं जो कि इन दोनों मीडियम के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। फिर से एक ऐसा एंगल पे, मान लो हमको देखो, हमने ये बनाया कोर और क्लेडिंग, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। इफ यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन यू कैन कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। और आप क्रिटिकल एंगल जब कैलकुलेट कर लोगे
तो आप क्या करोगे, उससे ज्यादा एंगल पे डालेंगे। मान लो क्रिटिकल एंगल आ गया 40, तो हम डालते वक्त ध्यान रखेंगे कि 45 पर डाला जाए, 46 पे डाला जाए, ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रहे। तो एक बार जब तुम डाल दिए, देखो यहां पर डाल दिया मान लो ज्यादा एंगल से, समझना ये नॉर्मल है। एक बार जब आप इसको डाल दिए ज्यादा एंगल पे, तो ये बार बार वही एंगल फॉलो करके रिफ्लेक्ट होगा, बार बार यही एंगल फॉलो कर करके बच्चों रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? और ऐसे चलते जाएगा। देखो यहाँ आप पहुंचा TIR होके, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ, ऐसे जाते जाएगा, दूर तक पहुंच जाएगा और यहाँ निकल जाएगा बाहर। तो लाइट के फॉर्म में, ठीक है, लाइट ही जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। तो एक सिंपल उपाय बताते हैं। हमारे पास एक डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर, ध्यान सुनना, एक डिवाइस है ट्रांसड्यूसर, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट बना देती है। बहुत आश्चर्य बात है, बल्ब को देखो ना, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी को लाइट बना रही कि नहीं, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो हम क्या करेंगे, एलईडी को इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, वो क्या बना देगा, उसको लाइट बना देगा। वो लाइट हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पहुंचा, यहाँ पर हम लाइट लेके करंट बनाने वाला डिवाइस का नाम बताओ, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। लाइट लेके करंट बनाने वाले डिवाइस का नाम है सोलर सेल। क्या बात है, तो वापस तुमको करंट मिल गया ना, यानी तुम्हारा इलेक्ट्रिक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, वो भी लाइट के फॉर्म में। मस्त, मजा आया कि नहीं आया? फिर से समझो, यहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी भेजना है। कोई बोलेगा सर ये तो जाएगा नहीं, लाइट जाता है इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे एलईडी को, और एलईडी फेंकेगा लाइट, जितना एनर्जी देंगे उतना वो फेंकेगा। फिर वो लाइट चलते 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 यहाँ आ गया, और उस लाइट को ले लेंगे हम सोलर सेल पे डालेंगे। सोलर सेल उसके बदले क्या बना के देगी तुमको, करंट। वाह, तुमको मिल गया ना करंट इधर। तो हम अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह लाइट के मदद से भेज पाए। और लाइट भेजने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो सुरक्षित है, शॉक नहीं लगेगा। अभी लाइट से तो किसी को शॉक नहीं लग सकता ना भाई, लाइट के सामने खड़े कहाँ शॉक लग रहा है मेरे। ऐसे लाइट जा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सुरक्षित है। दूसरा क्या फायदा है, बहुत फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट है भाई, इस दुनिया में इससे फास्ट तो कुछ हो नहीं सकता लाइट से तेज चलने वाला। सुरक्षित है, फास्टेस्ट है। थोड़ा महंगा है इसको लगाना, इंस्टॉल करना, जमीन में डालो, बहुत पैसे लगते हैं। जॉइंटिंग अलाउ नहीं है, जॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि जहां ज्वाइंट करोगे वहां पे फिर से आपको लाइट को इलेक्ट्रिसिटी बनाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी को फिर से क्या बनाना होगा, लाइट। तो जहां ज्वाइन करोगे वहां से लाइट निकल जाएगी बाहर, डेंसर टू रियर वाला कंडीशन गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो आपने इतना नोट कर लीजिए। कोर, तो कोर क्या है, तो ये इनर मोस्ट लेयर है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का सबसे अंदर वाला लेयर है, ठीक है। इसका डायमीटर जो होना चाहिए, इस डायमीटर इज 10 to 100 माइक्रोमीटर, बहुत कम है, ठीक है। एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट आर पार जाती है। उसके बाद बात आता है क्लेडिंग की। क्लेडिंग ये क्या करता है, इट सराउंड द कोर, ये कोर को सराउंड करता है। ये जो कोर है ना बीच वाला, उसके चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगला, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन कोर। कोर से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। टू क्रिएट, क्यों डाला है, टू क्रिएट रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम क्रिएट करने के लिए बच्चों डाला हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक जैकेट, प्लास्टिक जैकेट क्यों डाला हुआ है भाई, तो ये प्रोटेक्शन के लिए डाला हुआ है। प्लास्टिक जैकेट क्यों डाला हुआ है, प्रोटेक्शन, ठीक है। चलिए, अब वर्किंग की बात करते हैं हम लोग, वर्किंग की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लाइट इज मेड इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन वन साइड, on one side of optical fiber, ठीक है, at an angle greater than critical angle IC, IC ज्यादा एंगल पर डाल दे, then light suffers repeated reflection, repeated TIR, बार बार TIR होगा, and reaches to the another end, and reaches to another end, reaches at other end, reaches at other end with
नो लॉस ऑफ एनर्जी, विथ नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी में, ठीक है, कोई नुकसान बिना हुए आपको एनर्जी पहुंच जाएगा वहां पे, ठीक है। आप यूजेस की बात कर लेते हैं, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बच्चों। तो ऑप्टिकल फाइबर का पहला यूज होता है कि आप इसके मदद से सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हो, लंबी दूरी तक बिना लॉस के, ठीक है। इट इज यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल, लाइट सिग्नल over long distances with no loss of energy, या नेग्लेजिबल भी बोलते हैं, कोई एनर्जी का नुकसान नहीं हो, या नेग्लेजिबल ना के बराबर होगा, ठीक है, या तो कोई नुकसान नहीं होगा या तो ना के बराबर होगा। अगला दूसरा इस्तेमाल, इट इज यूज टू सी, it is used to see the image of a stomach, स्टोमक का इमेज हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, बाय डॉक्टर्स इन इंडोस्कोपिक प्रोसेस, इंडोस्कोपिक प्रोसेस में, ठीक है, नहीं, दिस इज कॉल्ड इंडोस्कोपी, ऐसा लिख दो, दिस इज कॉल्ड इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी आप जाओगे डॉक्टर के पास तो करता है, कभी कभी पेट में दिक्कत होती है। तीसरा बच्चों, टेली कम्युनिकेशन यूज होगा, टेलीफोन का कम्युनिकेशन, टेलीफोन जो लैंडलाइन वायर से चलता है उसमें भी यूज हो सकता है, ठीक है। अगला इस्तेमाल, यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के मदद से ट्रांसमिट करते हैं हम लोग, यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइट, सिग्नल, उसको हम लोग लाइट में बदल करके ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया ऑप्टिकल फाइबर बच्चों, समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकल फाइबर ज्यादा भारी तो है नहीं, समझ में आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, ठीक है, समझना। पहला हम लोग ले लेते हैं इसमें बाई कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस, कॉन्वेक्स, देखिए आपके पास ये कॉन्वेक्स सरफेस है, तो यहां पर देखो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इधर में एक मीडियम है अलग, इधर में एक मीडियम अलग, इसको हम μ1 बोल रहे हैं, एयर है मान लो, कुछ भी हो सकता है, एयर मान रहे हैं, और ये μ2 हो गया, ग्लास है, तो दो मीडियम है आपके पास, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, पोल, और यहां सामने में कुछ दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है जिसको आप यू से दिखाते हो, याद होगा ऑब्जेक्ट दूरी कैसे नापते हैं, यू से। यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया, पॉइंट समझता है ना, बहुत छोटा, तो यहां हमने बच्चों एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, अब इसका इमेज बनवाना है, तो हमने यहां से एक लाइट इंसिडेंट किया, ऐसे ये इंसिडेंट रे, अब ये कहां जाएगी इसका पता करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, तो गोल सरफेस में नॉर्मल कहां से बनता है, सेंटर से, याद होगा, कोई भी गोल सरफेस है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कहां पे जाएगा, सेंटर पे जाएगा, याद रखना, किसी भी स्फीयर में अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कहां पे जाएगा, सेंटर से होके जाएगा,
यहाँ एक नॉर्मल बना रहे हैं हम, और ये नॉर्मल बच्चों कहां बनेगा, जाके मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी पे, ये नॉर्मल हो गया। अब ये किधर मुड़ेगी, देखो अब ये रियर अर्थ जेंसर में जा रही है, तो ऐसे तो जाएगी नहीं, जाने वाली थी लाइट ऐसे, लेकिन जाएगी नहीं, क्योंकि रियर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, और ये इधर कहीं आके मिल गया, प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराया। ठीक है, ओके। अब इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट चाहिए, तुमको भी पता है, तो एक लाइट हम ऐसे सीधे ले लें, ये भी देखो, ये लाइट भी सेंटर से आ रहा है ना, ध्यान से देखो, ये हमने बताया था सेंटर से आने वाले लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी ये भी परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला लाइट परपेंडिकुलर आया सरफेस पे, तो जब परपेंडिकुलर आया तो कैसे जाएगा, सीधे जाएगा। समझ में आया लाइट परपेंडिकुलर क्यों आया, क्योंकि डॉटेड लाइन नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, सेंटर से आ रहा है, तो ये ऐसे जाएगा आगे, और यहां पर दोनों लाइट टकराएंगे तो यहाँ इमेज का निर्माण होगा, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। अब देखो एंगल का नाम देखेंगे, एंगल, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल, तो इसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपको आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर समझता होगा ना, ओके। अब अपने मन से हम इस एंगल को अल्फा मान ले रहे हैं, इस एंगल को बीटा, और इस एंगल को गामा, बीटा मानते इमेज वाला, ऑब्जेक्ट के बाद इमेज बीटा, फिर ये गामा, तो मान लिया हमें अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, कोई थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 भी मानता है, ए बी सी भी मानता है, तो हमको एक रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है, हम लोग को बच्चों एक रिलेशन डिराइव करना है, क्या है रिलेशन, तो रिलेशन ऐसा कुछ है, देखो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ21 या μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब देखेंगे कौन सा चीज कहां है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट से, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी तो u होगा, साइन बातें देख लेंगे, और ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है r, और पोल से इमेज की दूरी क्या होती है v। क्लियर हो गया क्या, सबको क्लियर हो गया। उसके बाद तुमको 2 चीजें पता होना चाहिए, एवरी डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, हर दूरी को कहां से नापते हैं, पोल से, ठीक है, सबको समझता है ना, साइन कन्वेंशन है। उसके बाद तुमको हम साइन कन्वेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाए थे, न्यूमेरिकल बनवाए थे, कि इंसिडेंट रे जिधर जा रही है वो पॉजिटिव होगा, ये नहीं कि इधर पॉजिटिव, ये याद मत करना, इंसिडेंट रे जिधर जा रही है वो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब प्लस होगा और ये माइनस, क्योंकि वर्चुअल में ऑब्जेक्ट भी होता है, याद है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट करवाया हमने तुमको मिरर के केस में, मोशन वाले में कराए, कॉम्बिनेशन में कराया ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, तो ये तुमने देखा होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता था, पहला सरफेस से जो इमेज बनता था वर्चुअल, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि लाइट जिधर जा रहा है वो प्लस, उसके अपोजिट माइनस। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, तो हम लोग को रिलेशन निकालना आई आर और सॉरी यू वी और आर, मतलब कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां इमेज बनेगा, यहां से पता चल जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस किसी गोले से कट के आता है, और हर गोले का अपना क्या होता है, रेडियस। चलिए, तो हम लोग इस डेरिवेशन की भी शुरुआत बच्चों स्नेल्स लॉ से करते हैं, सबको पता है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ आपको लिखने के 2 तरीके हम बताएं, एक जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका साइन आई, याद है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, देखो μ1 इंटू साइन आई, बहुत अच्छे, इक्वल टू इसका, तो इसका r, तो μ2 इंटू साइन r। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे तुम, क्या, कि फॉर ए स्मॉल एंगल, छोटे एंगल के लिए साइन आई लगभग आई के इक्वल होता है, और साइन r भी लगभग r के इक्वल होता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे μ2 इंटू आई इक्वल टू, सॉरी μ1 इंटू आई इक्वल टू μ2 इंटू आर। अब यहां पर हम लोग आई और आर का वैल्यू निकाल के लाके डालेंगे। चलिए थोड़ा सा लेवलिंग करते हैं, यहां पर कुछ नाम देना पड़ेगा, यहाँ ए नाम दे देते हैं, ए देखेंगे बच्चों, ए, सभी लोग ध्यान देगा थोड़ा, यहाँ ए नाम दे दिया हमने, और यहां से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिए, यहां से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिए, ए एन, ए एम दे दो, क्योंकि एन यहाँ है। तो आप सभी लोग ध्यान दो, तो थोड़ा एक एक चीज ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो, ये जो आई है, ये इस बड़े ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, पढ़े हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहां देखो ऐसे हम बना के समझाते हैं, तो ये आई है यहाँ पे, और यहाँ पर अल्फा है, और यहाँ पर गामा है, दिख रहा है क्या सबको। तो आपने पढ़ा होगा कि बाहर का एक एंगल अंदर के 2 एंगल का सम होता है, जरूर पढ़ा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, AOC, इन ट्रायंगल AOC एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा,
ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ओके, तो आई का वैल्यू आ गया। अब आर का निकालना है। तो ये ट्रायंगल देखो, ये छोटा सा, देखो हम यहां बना रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ये ट्रायंगल देखेंगे, ये आर है, ये बीटा है, और ये बाहर बैठा है गामा। तो गामा इक्वल टू इन ट्रायंगल, नाम बताओ ट्रायंगल का, ए सी आई है, ए आई सी। ट्रायंगल जरूर लिखना ताकि कोई डायग्राम देख के आपका समझ सके। तो ए आई सी में गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, हमको तो आर से मतलब है, इसको इधर भेज देंगे यहां डालने के लिए। तो आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, समझ गया होगा। तो आई और आर के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, आई और आर के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो म्यू वन आई की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू आर की जगह आ जाएगा गामा माइनस बीटा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो एक बार, म्यू वन इंटू, क्योंकि यहां पर गामा 2 बार है, अल्फा प्लस म्यू वन इंटू गामा इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। इसको इधर ला लो, इसको इधर ले जाओ, क्या गया म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस म्यू वन गामा। समझ रहा है ना, हम लोग गामा एक तरफ करके कॉमन ले लेंगे। ये आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा। अब हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू डालेंगे। देखो, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखना, ध्यान देना बच्चों सभी लोग, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कैसे आएगा। देखिए, अल्फा जब बहुत छोटा है तो अल्फा को हम लोग लगभग tan अल्फा भी मान सकते हैं, लगभग। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो tan थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या बताओ, am अपॉन बेस क्या होगा, om सॉरी। अब बताओ o से p या o से m बराबर या लगभग, तो आप साइन कन्वेंशन लगा के इसका वैल्यू भी निकाल लो। तो am का तो वैल्यू नहीं पता अपने को, लेकिन इसका वैल्यू पता है, ये माइनस u है। बोलो यहां तक समझ में आया ना, अल्फा का वैल्यू। उसी तरह बीटा गामा निकालो। चलो, बीटा को अपने मन से tan बीटा मान लो। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा कि यहाँ हमने हटा दिया, यहाँ लगा रहे हैं, तो जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन आ गया, am अपॉन बेस क्या हो गया, mi का फोन हो गया। अब बताओ mi और pi तो इक्वल होगा, mi लगभग किसके इक्वल होगा, pi के। तो am अपॉन p से i की दूरी क्या है, v। समझ में आया, अल्फा बीटा। गामा देख लो यार, गामा को भी लगभग आप tan गामा लिख लोगे, लगभग आप tan गामा लिख लोगे। tan गामा भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी आएगा am अपॉन बेस क्या होगा, mc लगभग pc के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा am अपॉन r। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहां से जल्दी से स्नेल्स लॉ से चालू करना। हमने बोला भी था पहले, हर डेरिवेशन का ऐसे शुरुआत होगा, स्नेल्स लॉ हुआ। स्नेल्स लॉ आप ऐसे लगाओगे तो आसान होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला एंगल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला एंगल। फिर आई आर को हटा, साइन साइन हटा दिए, साइन आई को आई लिख दिया, आर को आर लिख दिया, ऐसा कर दिया। आई आर का वैल्यू निकाले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, इसको डाल दिए, और फिर ये वैल्यू डालने वाले हैं। हम एक एक चीज अलग से बना बना के समझा रहे हैं, आप भी नोट करना कॉपी में ऐसे ही सुंदर। देख रहे हो छोटा छोटा ट्रायंगल। आप ये सब वैल्यू पुट करो, यहाँ पर सब वैल्यू पुट करोगे तो देखो म्यू वन दिखेगा, अल्फा का वैल्यू क्या दिखेगा, am अपॉन माइनस यू, बहुत अच्छा, प्लस म्यू टू दिखेगा। बीटा का वैल्यू क्या दिखेगा, am अपॉन v। am को हम लोग कुछ मान लेते हैं तो कम लिखना पड़ता है, h, चलो जाने दो। फिर म्यू टू माइनस म्यू वन, गामा क्या है, am अपॉन r। चलिए am कॉमन निकल कट जाएगा, यहां से m कॉमन आया, कट गया, तो क्या आ गया, ये म्यू वन बाई माइनस वी माइनस यू, और म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। आ गया क्या, इसको सामने इसको पीछे लिखो, लेंस फार्मूला जैसा दिख रहा है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा टर्म क्या बताता है, सभी लोग ध्यान सुनेंगे। इसमें म्यू वन क्या बताता है, तो म्यू वन वो मीडियम है जिससे लाइट जा रही है, जिससे लाइट जा रही है, ऐसे याद रखना है। जहां से लाइट चली हो म्यू वन, म्यू टू जिसमें लाइट जा रही है,
जिसमें लाइट जा रही है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बी क्या है, इमेज डिस्टेंस, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और साइन कन्वेंशन आपको कैसे लेना है, हर दूरी को पोल से नापना है, और लाइट जिधर जा रही है वो पॉजिटिव, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ये एकदम ध्यान रखो। चलिए, आपने डेरिवेशन नोट कर लीजिए। अभी हमने कॉन्वेक्स में कराया, फिर हम कॉन्केव